नमस्कार। इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन यानी कि इजराइल वर्सेस फिलिस्तीन, इन दोनों के बीच में जो अभी जंग हो रही है, लड़ाई हो रही है, ये अभी वर्तमान समय में मुद्दा में छिड़ा हुआ है। हर कोई इसी की चर्चा कर रहा है। अब इजराइल और फिलिस्तीन एक दूसरे के ऊपर अटैक पे अटैक किए जा रही है। तो इन चीजों के विषय में हमें क्यों जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, हमें इनके ऊपर क्यों चर्चा करनी चाहिए। तो देखिए, जब भी किसी दो देशों के बीच में जंग होती है तो अक्सर दुनिया दो भागों में बट जाती है। जैसे वर्तमान समय में इजराइल दो भागों में, यूएसए, फ्रांस, यूके, इटली, स्पेन, नीदरलैंड, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, जॉर्जिया और यूक्रेन, ये सब इजराइल के सपोर्ट में। और पैलेस्टाइन के सपोर्ट में ईरान, सीरिया, सऊदी अरबिया, कुवैत, इराक, कतर, ओमान और इस प्रकार से बाकी के देश जो हैं वो सब के सब पैलेस्टाइन के सपोर्ट में। तो वर्तमान समय में भी इजराइल और पैलेस्टाइन के जंग के कारण पूरी दुनिया दो भागों में बढ़ती हुई नजर आ रही। और जहां तक बात करें इंडिया की, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी ने 7 अक्टूबर को ये अपने ट्विटर हैंडल से कंफर्म किया है कि इजराइल के ऊपर जो अटैक हुआ है ये एक आतंकी हमला है। इसकी हम लोग कड़ी निंदा करते हैं। और उसके बाद फिर 10 अक्टूबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर अकाउंट से ये संदेश हम लोगों तक पहुंचाया है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने उन्हें पर्सनल फोन कॉल से सारी जानकारियां दी और जो भी सिचुएशन है उसके ऊपर नेतन्याहू एक्शन लिए जा रहे हैं। तो भारत भी कहीं ना कहीं इस चीज के सपोर्ट में है कि इजराइल के ऊपर जो अटैक हो रहा है वो एक आतंकी हमला है और इसका कड़ी निंदा करते हैं। लेकिन भारत का ये एक अपना मुद्दा है कि हम इजराइल के सपोर्ट में हैं क्योंकि उसके ऊपर आतंकी हमला हो रही है, लेकिन इस कारण से कभी भी कहीं भी किसी बेगुनाहों की जान नहीं जानी चाहिए। तो अब इसी में हम लोगों के लिए, दो देश जब आपस में झगड़ा करते हैं तो उनके कारण से पूरी दुनिया क्या होती है, आधे आधे में बट जाती है, जिसके कारण से वर्ल्ड वार होने के खतरा बढ़ जाती है। जैसे कि हम लोगों ने वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू को पहले ही झेल चुका है। ये कितनी दर्दनाक थी, कितनी कष्टदायक थी, हम सभी लोग इसके बारे में जानते हैं। अब हम लोग वर्ल्ड वार थ्री नहीं चाहते हैं, इसीलिए हमें इसके ऊपर चर्चा करनी बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाती है। एक साइंटिस्ट हैं, फिजिक्स के बहुत ही महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन, वो कहते हैं कि अगर वर्ल्ड वार थ्री होती है तो वो कैसी होगी, कितनी भयानक होगी, इसके बारे में तो मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जब वर्ल्ड वार थ्री हो जाएगी तो फिर अगला जो वर्ल्ड वार फोर होगा उसमें इंसान लाठियों और डंडों से लड़ाई करेंगे। अर्थात वर्ल्ड वार थ्री के बाद पूरी दुनिया तहस नहस हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इस कारण से जब भी कहीं भी दो देशों के बीच में, दो गुटों के बीच में आपस में लड़ाई होती है तो उसको हम सभी लोगों को, पूरी धरतीवासी को उसे सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। और सुलझाने से पहले हमें इन मामलों के बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। तो क्या है मुद्दा, क्या है मामला, हम लोग उसको समझेंगे। तो बात है 7 अक्टूबर 2023 की, जब हमास ने सुबह शनिवार 6 बजे में करीब-करीब इजराइल के ऊपर करीब-करीब 5000 मिसाइल से अटैक किया है। ध्यान से समझिएगा, बात है 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास ने, अब हमास कौन है, इजराइल पर क्यों अटैक कर रहा है, सारी चीजों को हम लोग आगे धीरे-धीरे समझते जाएंगे। तो इस अटैक के बाद ये जो आपको आसमान में दिख रहा है, ये कोई रॉकेट वगैरह नहीं है, दिवाली के पटाखे नहीं है। ये 5000 मिसाइल्स हैं जो हमास के द्वारा इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था। इस समय इजराइल में उसका एक होली फेस्टिवल चल रहा था, सभी लोग उस चीज को सेलिब्रेट कर रहे थे। और उस समय पर हमास उसके ऊपर 5000 मिसाइल से एक साथ अटैक करते हैं। फिर उसके बाद अच्छा, इसका कारण वो क्या बतलाते हैं? तो इसका कारण वो बतलाते हैं कि हमास एक इस्लाम समुदाय है, एक इस्लाम ग्रुप है, इस्लामिस्ट ग्रुप है, जिसका एक मॉस्क है यानी मस्जिद अल अक्सा मॉस्क, जो कि जेरूसलम में है। तो इस जेरूसलम मॉस्क में उसका ये आरोप है कि कुछ इजरायली सैनिक घुस करके उसके ऊपर गोलीबारी करते हैं, पत्थर गोलीबारी करते हैं, उसे बगैर किसी कारण के मारते-पीटते हैं, उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। तो ये कारण बतलाते हुए उन्होंने ये अटैक किया है 5000 मिसाइल्स के साथ। तो अब इजरायली इसका ये जवाब देते हैं कि हमारे इजरायली सैनिक जो इस मॉस्क में घुसते हैं, तो मॉस्क में वो लोग प्रार्थना के लिए नहीं, प्रे करने के लिए नहीं जाते, बल्कि वहां बैठ करके सभी लोग आतंकी संगठन हैं जो कि प्लानिंग करते हैं अटैक का और इसी प्रकार की इलीगल गतिविधि करते हैं, जिसके कारण से कि इजरायली सैनिक को अंदर घुस करके उसे खदेड़ना पड़ता है, भागना पड़ता है। और इस अटैक के बाद
इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, इन्होंने भी एक अनाउंसमेंट कर दिया कि वी आर इन द स्टेट ऑफ वॉर, यानी कि हम लोग एक युद्ध की स्थिति में हैं और हम लोग उसका जवाब बहुत ही कड़े तरीके से देंगे। हम युद्ध करने के लिए तैयार हैं और इस युद्ध को हम जीतेंगे। इन्होंने अपने सभी इजरायली सैनिकों को आह्वान किया युद्ध के लिए और हमास वालों को ललकारा है। तो अब इस चीज को आगे बढ़ाते हैं कि आखिर हमास कौन है, इजराइल पे क्यों अटैक कर रहा है, हमास और इजराइल के बीच क्या कहानी है और ये अल अक्सा मॉस्क की क्या कहानी है। तो नेक्स्ट अब हम लोग समझेंगे कि ये समय है 1947 के पहले का। सबसे बाईं साइड में जो आप देख रहे होंगे डायग्राम, ये 1947 के पहले की बात है। तो उस समय फिलिस्तीन के ऊपर भी किसका था, अंग्रेजी हुकूमत था। फिलिस्तीन नाम का एक देश था। कौन सा, फिलिस्तीन नाम का एक देश था, जिसके ऊपर अंग्रेजी में इसको क्या कहते हैं हम लोग, पैलेस्टाइन, जिसके ऊपर अंग्रेजी हुकूमत थी, अंग्रेजी शासन थी। अब उस देश में ये जो आप देख रहे होंगे पिक्चर सामने, हिटलर, हिटलर जो जर्मनी के क्या थे, जर्मनी के चांसलर थे। जर्मनी के चांसलर, इसमें क्या था कि ये लोग ज्यूस यानी कि यहूदियों से नफरत करते थे। इन लोगों ने, रसिया वालों ने, नाजी, इन सभी लोगों ने मिलकर के एक विशेष प्रकार के धर्म यहूदियों को मार मार करके अपने देशों से भगाना शुरू किया। जब यहूदी लोगों को कहीं भी शरण नहीं मिला तो वो लोग भाग भाग करके फिलिस्तीन में जाकर के जमा होते गए और फिलिस्तीन में ही उन लोगों का जनसंख्या धीरे 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 बढ़ने लगा। और फिलिस्तीन पर किसका था उस समय, अंग्रेजों का शासक था, ब्रिटिश का। तो ब्रिटिश वालों ने उन यहूदियों को एक लालच दिया, एक लोभ दिया कि अगर तुम लोग, वर्ल्ड वॉर वन का समय था, अगर वर्ल्ड वॉर वन में तुम लोग हमारा सपोर्ट करो तो तुम्हें एक अलग नया देश इजराइल बना करके देंगे। अब इस अपने देश को पाने के लालसा में यहूदियों ने वर्ल्ड वॉर वन में पूरी तरह से इंग्लैंड का सपोर्ट किया। लेकिन जब वो लोग वर्ल्ड वॉर वन जीत गए उसके बाद फिर वर्ल्ड वॉर जीतने के बाद उन लोगों ने इस चीज को, प्लान को छोड़ दिया और सारा मामला अपना यूएनओ को दे दिया, क्योंकि वो इस चीज को क्लियर नहीं कर पाए। पैलेस्टाइन और इजराइल का मुद्दा वो सॉल्व नहीं कर पाए। आप पिक्चर में यहाँ पर देख रहे होगे कि एक अल्बर्ट आइंस्टाइन जी हैं जो कि अमेरिका के एक जज के सामने अमेरिका की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब इसकी कहानी बीच में क्यों आई अल्बर्ट आइंस्टाइन की, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन भी एक यहूदी थे जो कि जर्मनी के वासी थे। अल्बर्ट आइंस्टाइन वास्तव में जर्मनी के वासी थे, लेकिन ये यहूदी थे तो हिटलर के डर के कारण इन्होंने भी जर्मनी को छोड़ करके वहां अमेरिका में जाकर के वहां का सिटीजनशिप लिया था। ठीक है, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो कहानी कहाँ थी हमारी, फिलिस्तीन एक देश था 1947 के पहले जिसके ऊपर कब्जा था किसका, अंग्रेज का था कब्जा। अब वहीं पर आकर के बहुत सारे यहूदी अलग अलग जगह से आकर के बसते गए, जिन्हें एक लोभ था, लालच था अंग्रेज से कि हमें एक अपना नया देश इजराइल मिलेगा। लेकिन अंग्रेज तो इस मामला को सुलझा नहीं पाए और वहां से वो छोड़ करके चले गए और ये मामला चला गया यूएनओ में। और यूएन ने इस चीज को क्लियर करते हुए 1947 में, लगभग 1947 में उन्होंने क्या कहा, दोनों हिस्सों को 44, यानी कि फिलिस्तीन को 44% और बाकी के 56% इजराइल को दे दिया है। ध्यान से समझिएगा, 1947 में यूएन ने क्या किया, इस फिलिस्तीन नामक देश को दो भागों में बांट दिया। 44% जो आप दूसरा पिक्चर में देख रहे होगे, ग्रीन वाला भाग बच गया फिलिस्तीन का और बाकी ये जो व्हाइट वाला पार्ट है ये इजराइल बना दिया गया। अब यहाँ तक तो सारी चीजें ठीक थी, इस चीज को इजराइल ने एक्सेप्ट भी कर लिया था, लेकिन फिलिस्तीन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। क्योंकि बीच में जो आपको एक छोटा सा पार्ट दिख रहा होगा, ये बीच में छोटा सा पार्ट, ये इस जगह का नाम है जेरूसलम। और जेरूसलम इजराइल की और फिलिस्तीन दोनों की राजधानी है। और जेरूसलम जो है इजरायली और फिलिस्तीनियों दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्यों है, इसका जवाब हम लोग नेक्स्ट आगे समझते हैं। तो ये जो बीच में आपको दिख रहा है जेरूसलम, जो कि इजराइल और वेस्ट बैंक, अच्छा वेस्ट बैंक क्या है, तो जब फिलिस्तीन का बंटवारा हुआ तो फिलिस्तीन दो भाग में बट गया, इधर की तरफ एक छोटा सा हिस्सा गाजा और इधर की तरफ एक हिस्सा हो गया वेस्ट बैंक, बाकी व्हाइट वाला जो हिस्सा ये इजराइल बन गया। तो ये फिलिस्तीन और इजराइल दोनों के बिल्कुल बॉर्डर पर पड़ता कौन, जेरूसलम। और जेरूसलम जो है यहूदियों यानी कि इजरायलियों के लिए और फिलिस्तीनियों यानी कि इस्लाम दोनों ही के लिए काफी इंपॉर्टेंट जगह है। दोनों ही इस जगह को अपने हिस्से में मिलाना चाहता और लड़ाई की असली जड़ यही है। अब दोनों चाहते हैं कि जेरूसलम को हम अपने अंडर कर लें। अब जेरूसलम इन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो ध्यान से समझिएगा कि जेरूसलम, ये जो आपको शहर दिख रहा है ये एक जेरूसलम, ये जेरूसलम शहर है। इस शहर में इस्लाम का जो अल अक्सा मॉस्क है वो पूरी दुनिया में इस्लाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है। अच्छा, इस्लाम के लिए इस कारण से, फिलिस्तीनियों के लिए इस कारण से ये जगह इंपॉर्टेंट हो गई। और यहूदियों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है,
तो यहूदियों का भी यहीं पर एक द टेम्पल माउंट है, जो कि उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ध्यान से समझिएगा, केवल यहूदी और इस्लाम के लिए नहीं बल्कि क्रिश्चियनिटी के लिए भी ये जेरूशलम जो काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं पर जीसस का बचपन में आगमन हुआ था और यहाँ पर उन्होंने बहुत सारी चीजें की थी। तो जेरूशलम कुल मिलाकर के फिलिस्तीनी इजरायली दोनों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस चीज को पाने के लिए दोनों लड़ाई कर रहे हैं कि जेरूशलम हम लेंगे और जेरूशलम हम लेंगे। और इसी कारण से इसी छोटी सी मुद्दा पर हमेशा लड़ाई, छोटी मोटी लड़ाई चलते रहते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हो, ये अलास्का मॉक्स है, ये द टेम्पल माउंट है, ठीक, ये जेरूशलम का एक हिस्सा है। और इसी मस्जिद में कभी फिलिस्तीनी घुसते हैं तो उसके ऊपर इजरायली अटैक करते हैं, फिर इजरायली के ऊपर फिलिस्तीनी पत्थर चलाते हैं, ऐसा उन दोनों का कहना है आपस में, जिसके कारण से विवाद आगे बढ़ता गया है। तो फिर धीरे-धीरे 1947 में जब ये चीजें बंटवारा हो गई तो इस चीज को फिलिस्तीन वालों ने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो दोनों आपस में लड़ाई करने लगे, झगड़ा करने लगे। और जब झगड़ा हुआ तो 1967 के युद्ध में इजराइल वालों ने फिलिस्तीन के बाकी के और हिस्सों पर भी कैप्चर कर लिया। और बाकी फिलिस्तीन, ये जो आपको तीसरा पिक्चर में दिख रहा है, केवल 22% बच रहा है, और बाकी का सारा हिस्सा किसके हाथ में चला गया? इजराइल के हाथ में। लेकिन इसके बाद भी ये लोग नहीं माने, 2020 तक फिर से एक जंग हुआ और उसके बाद इजराइल वाले धीरे-धीरे करके पूरे फिलिस्तीन पे कब्जा कर लिया और इनके पास, फिलिस्तीन वालों के पास केवल और केवल 15% का हिस्सा बच गया है। और जो हिस्सा ये गाजा पट्टी है और ये वाला जो वेस्ट बैंक है, इस पर भी पूरी तरह से इजराइल का अपना कंट्रोल है। ठीक है? तो इस प्रकार से 2020-23 आते-आते पूरे फिलिस्तीन पर इजराइल वालों ने अपना कैप्चर कर लिया। लेकिन ये जो छोटा-सा पार्ट आपको दिख रहा होगा, ये नीचे वाला, इसको कहते हैं गाजा पट्टी। इसको क्या कहते हैं हम लोग? गाजा पट्टी कहते हैं। अब ये यहाँ पे 2023 की जो घटना है वो इसी से रिलेटेड है। गाजा पट्टी पर ध्यान से समझिएगा क्या है। तो इजराइल, स्टेट ऑफ ये इजराइल है, ब्लू कलर का जो आपको दिख रहा होगा, ये नीचे किनारे पर गाजा पट्टी और ये वेस्ट बैंक। इस गाजा पट्टी से ही रिलेटेड हम लोग कहानी को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसराइल के बारे में उससे पहले थोड़ी सी जान लिया जाए कि इसराइल की पॉपुलेशन है 9.3 मिलियन लगभग। डिस्ट्रिक्ट केवल 6, राजधानी जेरूशलम, करेंसी है न्यू शेकल ILS, और वर्ल्ड हैप्पीनेस रेट इनका 7.129 है, और ऑफिशियल लैंग्वेज इसका हिब्रू है, जो कि बहुत ही पुरानी भाषा है। ठीक, ये एक बहुत ही छोटा देश है लेकिन अपने आप में बहुत ही ताकतवर, हर चीज से परिपूर्ण है, शिक्षित है। इसके हर एक नागरिक को, हर एक सिटीजन को आर्मी की ट्रेनिंग लेना आवश्यक होता है। ठीक है? तो नेक्स्ट अब हम लोग आगे समझते हैं। तो ये जो गाजा पट्टी छोटा सा इलाका, इस जगह पर कुछ अभी भी फिलिस्तीनी रह रहे हैं, और उसी फिलिस्तीनी में से एक ग्रुप है, इसी फिलिस्तीनी में से एक ग्रुप है जिसको कहा जाता है हमास, जो कि आप न्यूज में देख रहे होंगे कि इजराइल के ऊपर जो अटैक किया उसका नाम हमास अक्सर आता है। तो अब यह हमास क्या है? तो गाजा पट्टी को हमने देखा था, इस जो गाजा पट्टी वाला हिस्सा है, गाजा पट्टी वाला हिस्सा, इसी गाजा पट्टी पर कुछ फिलिस्तीनी ग्रुप रहते हैं जिन्होंने मिलकर के ग्रुप का बनाया है, संगठन किया हमास, जो ये मानता है कि इजराइल ने हमारे जमीन पर आकर के कैप्चर कर लिया, कब्जा कर लिया, हम उनसे अपनी जमीन को छीनेंगे। ठीक, और इसको कुछ लोग, दुनिया के कुछ लोग इसको आतंकी संगठन कहता, और कुछ लोग इसको ये कह रहा है कि ये अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है। तो लोगों की अपनी अपनी विचार है इस मुद्दा पर। तो गाजा पट्टी में क्या है, हमास नाम का एक संगठन है जो कि इसके ऊपर बार बार अटैक कर रहा है। ये जो अटैक अभी वर्तमान समय में हो रहा है, यहाँ पर भी हमास ने ही पहले इजराइल के ऊपर अटैक किया है। ठीक, तब ये जो हमास है, हमास नामक संस्था को कुछ लोग आतंकी संगठन बताता है, तो कुछ लोग इसे अपने हक की लड़ाई लड़ने वाले कहते हैं। ये हमास इस पे क्या कर रहा है? अटैक कर रहा है। अब जब हमास इसके ऊपर अटैक किया तो नेतन्याहू ने वॉर का अनाउंसमेंट कर दिया, और फिर अब वापस से इजराइल, इजराइल जो कि एक ताकतवर देश है, इजराइल के बारे में कहा जाता है कि एक समय की बात है, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे एक अलग से वीडियो में। पूरे अरब वर्ल्ड कौन, जो भी इस्लाम कंट्रीज है पूरी दुनिया में, सबने मिलकर के एक साथ इसके ऊपर अटैक किया, एक साथ इसको हराने की कोशिश किया, लेकिन सभी मिलकर के भी इसे हरा नहीं पाए। अकेले इजराइल ने सभी अरब देशों को हरा दिया है, क्योंकि इजरायलियों के लिए इजराइल बड़ा इंपॉर्टेंट है। इजरायलियों का मानना है कि अगर एक बार हम हार गए तो ये हमारे अस्तित्व के ऊपर संकट आ जाएगा, खतरा आ जाएगा। एक बार हम हार गए तो खत्म। इसी कारण से इजराइल ये हारने को तैयार नहीं। इजरायली वालों कहते हैं कि अगर तुम मेरे ऊपर उंगली उठाओगे तो मैं तुम्हारा उंगली नहीं बल्कि गर्दन तोड़ दूंगा। इस प्रकार का जज्बा और जुनून रखते हैं, क्योंकि इसके लिए बात ही आखिर अस्तित्व की है। एक बार हारा तो फिर गया, दुनिया में कहीं फिर इसको शरण नहीं मिलेगा। तो इसी कारण से इजराइल वाले गाजा में प्रवेश कर रहे हैं, एंट्री कर रहे हैं और यहाँ पे लगातार अटैक कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये है अरब वर्ल्ड है, ठीक, ये अरब वर्ल्ड है। इसमें
अल्जीरिया, लीबिया, तुस्निया, सूडान, इजिप्ट। अब इसी इजिप्ट, ये इतना बड़ा सा इजिप्ट आपको दिख रहा है, इसी के ऊपर बस छोटा सा भाग में बसा हुआ कौन? इजराइल बसा हुआ। यहीं पे उसके ऊपर लेबनान, सीरिया, ईरान, कुवैत, बहरीन, यूएई, सऊदी अरबिया, ओमान, यमन, ये सब के सब अरब वर्ल्ड में ही एक छोटा सा हिस्सा फिलिस्तीन का भी है। ठीक है। तो अब सबसे लास्ट में ये समझा जाए कि इजराइल वालों के बारे में कहा जाता है कि इजरायली जो है अपने देश के चारों तरफ, अपने देश के चारों तरफ एक आयरन डोम नाम का एक सुरक्षा सेट किया हुआ था। आपने इसके बारे में भी जरूर सुना होगा न्यूज वगैरह में। तो इजराइल के देश के चारों तरफ एक आयरन डोम नाम का एक डिफेंस सिस्टम काम करता है, जो कि इस बार 5 से 5 मिसाइल का जो अटैक हो, इसमें ये फेल हो गया। ये काम कैसे करता है, ध्यान से समझिएगा। नंबर वन, एनिमी रॉकेट जब फायर करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर इसका रडार सिस्टम लगा हुआ होता है नंबर एक में। और ये रडार सिस्टम क्या करता है, इसको इसके सिग्नल को कैप्चर कर लेता है कि कोई मिसाइल बाहर से हमारी तरफ आ रहा है। फिर दूसरी नंबर ये कंट्रोल सिस्टम है, जो कि इसका पॉइंट को नोटिस करता है कि किस जगह पर ये मिसाइल है। और तीसरा इसका सबसे लास्ट पार्ट लॉन्चर फायर मिसाइल है, जो कि यहाँ से एक मिसाइल छोड़ता है और इस मिसाइल को रास्ते में ही मार करके गिरा देता है। लेकिन इसकी एक कमजोरी, इसकी एक कमी है। कमजोरी क्या है कि ये कम ही मिसाइल को एक साथ में मार करके गिरा पाता है। तो इसी कमजोरी का फायदा उठा करके हमास वालों ने एक साथ लगभग 5000 मिसाइल्स को फायर किया है, जिसके कारण से कि इसका आयरन डोम डिफेंस सिस्टम भी फेल हो गया। अब इस आयरन डोम डिफेंस सिस्टम को इजराइल पूरी दुनिया में एक बहुत ही बेहतरीन हथियार के रूप में दिखलाता था और इसको बेचता भी था बाकी दुनिया को। लेकिन अभी ये फेल होने से इसके ऊपर अब सवाल उठ रहे हैं कई तरह के। तो आपको उम्मीद है कि आपने एरंडोम को भी समझ लिया होगा। ये हमारी आज की कहानी थी। बाकी इसके बारे में और सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतनी ही कहानी थी। बाकी अगर आपको किसी और टॉपिक पे कहानी समझनी है, जाननी है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखने के लिए, हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करने के लिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।